क्लास 11 चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है और किस तरह से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं और क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में और इस लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। इस दुनिया में हमें 118 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, जिस एटम का हम स्ट्रक्चर समझ के आए थे पिछले चैप्टर में, तो थोड़ा सा चैप्टर 3 में आगे आते हैं तो हमें यहाँ पर उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो चलिए बात पर वापस आते हैं और चैप्टर के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। इस यूनिट का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि क्या होने वाला है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो इस दुनिया में हमें कुल मिला के देखने को मिलते हैं 118 एलिमेंट्स, जो कि नंबर में बहुत ज्यादा है। तो पहले आपके दिमाग में कोई एक चीज आ रही होगी और वो ये है कि सर वाई 118 एलिमेंट्स, यानी कि 118 एलिमेंट्स की नीड क्या है। तो पहले उससे समझते हैं कि 118 एलिमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं और उसके बाद समझेंगे कि इन्हें क्लासीफाई कैसे करना है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो इस दुनिया में जो हमें 118 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो बहुत सारे हैं, चाहे वो कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम एंड मैनी मोर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझाते हैं इन सब की जरूरत क्यों है। मंडे के दिन आपके यहाँ बनती है भिंडी की सब्जी, और ट्यूसडे के दिन आपके यहाँ बनती है आलू की सब्जी, और वेंसडे के दिन आपके यहाँ बनती है पनीर की सब्जी। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा दिन हो गया आपके लिए। ओके, तो मेरा यहाँ से इस सिंपल सी चीज से आपसे ये क्वेश्चन है कि रोज अलग अलग सब्जी क्यों खानी है। आप रोज सबसे सस्ता वाला उठा के क्यों नहीं बना लेते हैं, पैसे भी बचेंगे और पेट भी भर जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, रोज अलग अलग सब्जियां इसलिए बनती है क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, यानी कि सबको जो स्वाद आता है खाने पर वो अलग है, सबका अपीरियंस अलग है, यानी कि सारी सब्जियां दिखने में अलग है और उनको खाने के बाद में जो प्लेजर आता है, मेन बात तो ये है, उनको खाने के बाद में जो मजा आने वाला है वो अलग है। तो ये चीज मैं समझ गया हूं कि पूरे हफ्ते के रूटीन में हम सबके यहाँ पर अलग अलग डिशेस, अलग अलग सब्जियां इसलिए बन रही है क्योंकि सबका टेस्ट अलग होने वाला है, सबका अपीरियंस अलग होने वाला है, सबका टेस्ट होने अलग होने वाला है और जो प्लेजर है वो भी अलग होने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 118 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, यहां पर इन सब का साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से अलग होने वाली है। तो यहां से क्या चीज हमको क्लियर हो रही है, अभी स्क्रीन पर पूरे 118 एलिमेंट्स का टेबल आपको दिख रहा है। ये 118 पूरी तरह से एक दूसरे से काय में अलग है, साइज में अलग है, शेप में अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग है और केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग है, लेकिन है तो एटम्स ही है, सभी एटम्स, बट एक दूसरे से इतनी सारी चीजों में डिफरेंट है और इसीलिए नीड है 118 एलिमेंट्स की। तो चलिए माइंड में ये तो क्लियर कर दिया कि 118 एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जरा ये समझिए, एज अ साइंटिस्ट फील करिए, देखिए बंकिस्तान में आए और आप साइंटिस्ट भी बन गए। सोचिए, इमेजिन करें अगर आप साइंटिस्ट हैं, अब आपको काम रहता है इन केमिकल्स का रिएक्शन करनी है, ये 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्या बोलेंगे वो वाला देना, तो समझ ही नहीं पाएगा सामने वाला कौन सा मांग रहे हैं, सर ये वाला वो वाला कौन सा दूं, जो हाथ में आएगा वो दे देगा। तो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, एलिमेंट को समझ पाए कि ये एलिमेंट ऐसा है और इसके जैसे इतने सारे हैं इनमें से, और ये जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है और ये सब अपोजिट वालों का ग्रुप बना देते हैं। यानी कि इन 118 एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो साइंटिस्ट है उनकी स्टडी को इजी बना देगा, इनकी जो हमें समझ लेनी चाहिए, यानी कि जो इन एलिमेंट्स का हमें नॉलेज लेना है वो भी कहीं ना कहीं इजी बन जाएगा अगर ये एक वेल अरेंज ऑर्डर में आ गए।
तो इसी को लेके यहीं से इस चैप्टर की कहानी शुरू होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये जो 118 एलिमेंट्स है अब इनको क्लासिफाई करने वाले हैं। एक पूरी टेबल बनेगी जिसमें ये 118 एलिमेंट्स आएंगे। बट सारे साइंटिस्ट, बात होगी एकदम पहले से, सारे साइंटिस्ट आएंगे, वो अपने अपने तरीके बताएंगे कि इन 118 एलिमेंट्स को सबसे अच्छे से अरेंज करने का सबसे बेहतरीन तरीका उनके हिसाब से क्या रहने वाला है, और हम उसे स्टडी करने वाले हैं। यानी कि एक साइंटिस्ट आएंगे, वो बताएंगे कैसे इन्हें अरेंज कर सकते हैं, वो सुनेंगे, उनके लिमिटेशंस निकालेंगे। फिर दूसरे आएंगे, उनका सुनेंगे, उनकी लिमिटेशन निकालेंगे, और इस चैप्टर के एंड तक हमें समझ में आ जाएगा क्या है वो बेस्ट तरीका जिससे हम इन 118 एलिमेंट्स को अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस चैप्टर का जो मोटिव है वो हमें क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में हमें मिल जाएगी हमारी पीरियोडिक टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन के पहले अटेम्प्ट से। तो पहले जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं डॉबराइनर। इनका नाम जो है पूरा एक्सपेरिमेंट का वो है डॉबराइनर ट्राइड्स। तो जो पहला अटेम्प्ट हमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है वो है डॉबराइनर ट्राइड्स। तो चलिए बात करते हैं डॉबराइनर के ट्राइड्स के बारे में। डॉबराइनर ट्राइड्स, देखिए डॉबराइनर साइंटिस्ट का नाम है जो हमें पहला अटेम्प्ट बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन का। लेकिन इन्हें ट्राइड्स क्यों लगा इनके नाम के आगे? इनका कंप्लीट नेम क्या डॉबराइनर ट्राइड्स है? नहीं, इन्होंने ट्राइड्स दिए एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए। चलिए अब एग्जामिन कर ही लेते हैं कि डॉबराइनर क्या बता रहे हैं अपने क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट में। तो डॉबराइनर पहली बात तो है कि अरेंज करने वाले एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिक पर, यानी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट हम देख रहे हैं डॉबराइनर ट्राइड्स, यहां पर डॉबराइनर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक मास के बेसिक पर। देखिए कैसे है, पहले जिसका कम मास, फिर थोड़ा ज्यादा वाला, फिर सबसे ज्यादा वाला, ऐसे थोड़ा सा लाइन में अरेंज किया। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका मास कम है उससे ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा वाला, फिर उसके लास्ट में उससे सबसे ज्यादा वाला। तो पहली चीज जो हमें डॉबराइनर में देखने को मिल रही है, डॉबराइनर ट्राइड्स में देखने को मिल रही है, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का ऑन द बेसिक ऑफ एटॉमिक मास। जैसा हमारे स्कूल की प्रेयर लाइन में भी होता है, छोटी हाइट वाला बच्चा, फिर बड़ी हाइट वाला, फिर बड़ी हाइट वाला, फिर बड़ी हाइट वाला, ऐसे ही लगते हैं ना आप लोग स्कूल्स में। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, पहले छोटा वाला, फिर बड़ा और फिर सबसे ज्यादा हैवियर। तो पहली चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि डॉबराइनर ने क्लासिफिकेशन किया एटॉमिक मास के बेसिक पर। अब जो दूसरी चीज है, इन्होंने ट्राइड्स दिए। क्या बोल रहा हूं मैं? ट्राइड्स दिए। ट्राइड्स क्यों बोला जा रहा है इन्हें? इन्होंने 3 ट्राइड्स दिए हैं और हर ट्राइड्स में 3 एलिमेंट्स हैं। अगर बात कैच नहीं कर पाए फिर से रिपीट करता हूं, डॉबराइनर ने यहां पर ट्राइड्स दिए हैं और एक ट्राइड्स में है 3 एलिमेंट्स, और ऐसे हमें 3 ट्राइड्स देखने को मिलते हैं। और ये तीनों ट्राइड्स, ताकि अब अच्छे से समझ सके, तो अभी स्क्रीन पर आ चुके हैं। जो पहला ट्राइड है, यानी कि जो पहला बॉक्स आपको दिख रहा है, उसे बोलेंगे फर्स्ट ट्राइड ऑफ डॉबराइनर, और उसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3, यानी कि पहले ट्राइड में कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट है, और इसीलिए इसे ट्राइड बोल रहे हैं। ओके, तो जो पहला है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या क्या देखने को मिल रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमारा पहला वाला ट्राइड हो गया। अब दूसरे की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमें देखने को मिल रहा है कैल्शियम, स्ट्रोटियम और बैरियम। यानी कि दूसरा ट्राइड है, उसमें कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? कैल्शियम, बैरियम और स्ट्रोटियम। और अब बात करें हम थर्ड वाले की, जो हमारा लास्ट है जो आपको दिख रहा है, उसमें है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है कौन कौन से है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तीनों ट्राइड्स जो हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये डॉबराइनर ने दिए थे। इन्हें ट्राइड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर किसी में कितने एलिमेंट है? 3, और ऐसे कितने ट्राइड्स उन्होंने दिए हैं? 3। तो जो दूसरा पॉइंट है डॉबराइनर ट्राइड्स में, वो हमें ये बताता है उन्होंने ट्राइड्स बनाए 3 के, और ऐसे 3 ट्राइड्स हमें देखने को मिलते हैं, और वो तीनों ट्राइड्स हमारे सामने हैं। और याद रखने वाली बात ये है कि हर एक ट्राइड में 3 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब जो तीसरी चीज है, फर्स्ट हमने समझ लिया एटॉमिक मास के बेसिक पर, दूसरा समझ लिया कि उन्होंने 3 ट्राइड्स दिए हैं, हर ट्राइड्स में 3 एलिमेंट्स। बट जो तीसरी चीज वो बोलते हैं जिस पर उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड है, और वो इस क्लासिफिकेशन की मेजर थिंग है, तो इसे जरा अच्छे से समझिएगा।
वो एक जादू बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक जादू बता रहे हैं। चलिए देखिए ये जादू क्या होता है, थोड़ा सा पता लगाते हैं। ये कहते हैं कि इनके जो 3 ट्राइब्स है, अगर इसमें फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का एवरेज निकाल लिया जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट का और लास्ट वाले का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो जो आंसर आएगा ना, वो बीच वाले का एग्जैक्ट एटॉमिक मास होगा। नहीं समझे? फिर से रिपीट करते हैं और फिर डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके ही देख लेंगे। तो हम पहला ट्राइड जो कंसीडर करते हैं हमारा लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला। तो इसमें जो लिथियम है, बीच में सोडियम है, उसे छोड़ दीजिए। तो लिथियम और पोटेशियम जो है, एक पहला वाला और एक लास्ट वाला, इनका अगर हमने एवरेज निकाला तो जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट सोडियम का मास होने वाला है, यानी कि बीच वाले एलिमेंट का मास होने वाला है। और ऐसा ही तीनों का होने वाला है। तो चलिए लिथियम का निकाल के देखते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि एवरेज निकालना कैसे है। लिथियम का मास होता है 7 और जो लास्ट है फर्स्ट वाले ट्राइब में वो है पोटेशियम जिसका होता है 39। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले का है 7, लास्ट वाले का है 39, दोनों को प्लस करना है, 7 प्लस 39 और एवरेज निकालने के लिए अपॉन में कर देंगे हम 2 और यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 23। कितना आने वाला है? 23। और ये जो 23 हमारा आंसर आया है, ये एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है बीच वाले का, यानी कि सोडियम का। तो जो 23 यहां से हमने निकाला है, ये एटॉमिक मास है सोडियम का। तो हो गया ना जादू। ठीक है, अब ये जो बचे हुए 2 ट्राइब्स है ना, इनमें आपको तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिख रहे हैं। तो फटाफट से चेक करिए डॉबराइनर ने झूठ तो नहीं बोला है। इन दोनों के वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, फर्स्ट वाले का मास लास्ट वाले का मास प्लस करना है, अपॉन में डिवाइड करना है 2 से, जो आंसर आएगा वो होगा बीच वाले का एग्जैक्ट एटॉमिक मास। तो यहां से अब डॉबराइनर का एक्सपेरिमेंट यहां खत्म हो जाता है। यानी कि डॉबराइनर का जो क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट था यहां पर ओवर होता है। इसको समराइज करके समझते हैं इन्होंने क्या क्या बातें बोली है। जो पहली चीज हमें डॉबराइनर ट्राइब्स में देखने को मिलती है, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक मास के बेसिक पर। दूसरी चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पर ट्राइब्स बनाए हैं 3-3 के और वो 3 ट्राइब्स हमें देते हैं। और लास्ट वाले में हमें ये पता चलता है, लास्ट वाली जो चीज है कि फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकालने पर हमें बीच वाले का एटॉमिक मास मिल जाएगा। और वैसे डॉबराइनर ट्राइब्स आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हम यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम बनाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये पूरा रिपीट होने वाला है वो चैप्टर, फिर क्या है एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा ना। तो 11th में इस चैप्टर में आपके लिए बहुत सारी चीजें छुपी हुई है और आपको आगे जाके वो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चाहे वो आपकी आगे चल के आने वाली 12th बोर्ड्स हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। तो यहां से डॉबराइनर क्लियर हो चुका है, लेकिन अब डिस्कस करने वाले हैं डॉबराइनर के लिमिटेशंस, यानी कि क्या लिमिटेशंस हमें डॉबराइनर के देखने को मिलते हैं। तो डॉबराइनर ट्राइब्स में जो हमें लिमिटेशन दिखने को मिलने वाला है, ये फेल हो चुके थे एग्जामिन करने में सभी एलिमेंट्स को। क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो यहां पर इन्होंने कितने ट्राइब्स दिए हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं 3 ट्राइब्स, और हर ट्राइब्स में कितने एलिमेंट्स है 3। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स को अरेंज करा है। अब देखिए इनका लिमिटेशन क्या बन जाता है कि ये सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स क्लासिफाई कर पाए, ये उससे ज्यादा ट्राइब्स नहीं दे पाए, ये उससे ज्यादा एलिमेंट्स क्लासिफाई नहीं कर पाए। और एलिमेंट्स उस समय ज्यादा थे और सिर्फ 9 को क्लासिफाई कर पाना अच्छे से ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, एक अच्छी चीज नहीं थी। तो यहां से जो इनका अटेम्प्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा इसीलिए हुआ है, ऐसा नहीं था कि उनकी 3 ट्राइब्स बनाने के बाद उन्हें थोड़ी सी लेजीनेस आ रही थी, उन्होंने बोला था अब रहने देता हूं 3 ट्राइब्स बहुत है। जबकि हुआ कुछ यूं था कि जब वो अगर 4th ट्राइब पर जा रहे थे, यानी कि अगला ट्राइब जब वो बना रहे थे तो उनका जादू खत्म हो गया था। यानी कि जो बात चल रही थी, जो मेजर बात चल रही थी कि फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वो बीच वाले का एटॉमिक मास, ये मैजिक खत्म हो गया। यानी कि 3 ट्राइब्स के बाद जब डॉबराइनर नया ट्राइब लेके आ रहे थे ना, तो फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकालने पर जो आंसर आ रहा था वो बीच वाले का एवरेज एटॉमिक मास नहीं होता था। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने 3 ही ट्राइब्स रहने दिए और यही उनका लिमिटेशन बन गया। लिमिटेशन क्लियर हो चुका है डॉबराइनर ट्राइब्स में हमें
कि वो ज़्यादा एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए, वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई कर पाए। तो चलिए डॉब राइनोट्राइड्स अच्छे से समझ आ चुके हैं हमें, और साथ ही साथ इसके लिमिटेशन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन को लेके सेकंड अटेम्प्ट की। तो जो अब सेकंड अटेम्प्ट हमको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलने वाला है, उसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमारा सेकंड अटेम्प्ट है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को लेके। तो अब क्या है, न्यूलैंड्स एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, यानी कि एक इंग्लिश प्रोफेसर भी थे और एज वेल एज वो साइंटिस्ट भी है ना, बड़े इंटेलिजेंट पहचानने में आते हैं जैसा इनका प्रोफेशन है। ओके, तो देखिए क्या होता है, जो न्यूलैंड है वो भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई, क्योंकि रेस तो इसी चीज की लगी पड़ी है इस चैप्टर में। तो ये क्या करते हैं, इनकी भी जो पहली चीज हमें देखने को मिलती है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, वो ये है, इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया है एटॉमिक मास के बेसिक पर। पहले हल्के मास वाला, फिर थोड़ा सा जिसका ज्यादा है, फिर सबसे ज्यादा वाला। तो पहली चीज जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में देखने को मिल रही है वो ये है कि इन्होंने भी क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को ऑन द बेसिक ऑफ एटॉमिक मास। और अब बात करें हम दूसरी चीज की। अब देखिए पहला तो जो हमारा था वो डॉब राइनर जैसा ही है, उन्होंने भी एटॉमिक मास के बेसिक पे अरेंज किया था, इन्होंने भी किया है। बट नई चीज क्या देखने को मिलती है, जो न्यूलैंड है वो म्यूजिक के ऑक्टेव्स का यूज करने वाले हैं, यानी कि म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स फाउंड होते हैं उनका यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे सर म्यूजिक का यूज किया केमिस्ट्री में? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है इन्होंने हमारे लिए ये वाला अटेम्प्ट पढ़ने में। तो क्या होता है, म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स फाउंड होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, यही वाले यूज होने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि ये थे इंग्लिश प्रोफेसर और वहां पर सारे गामा पाधा निशा नहीं चलता, वहां पर उनके अपने ऑक्टेव्स होते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं। तो उन्होंने अपने अटेम्प्ट में जो म्यूजिक में ऑक्टेव्स फाउंड होते हैं उन्हें यूज किया, और वो है डो रे मी फा सो ला टी। कौन कौन से एक बार रिपीट करिए, फिर साइन समझाता हूं कि उन्होंने म्यूजिक के ऑक्टेव्स को क्यों चुना है। क्या है, यहां पर म्यूजिक के ऑक्टेव्स का यूज किया, डो रे मी फा सो ला टी, जैसा कि अब आपको ऊपर दिख रहा है। और उसके नीचे एलिमेंट्स को अरेंज करना चालू किया, यानी कि डो के नीचे एलिमेंट, रे के नीचे एलिमेंट, मा के नीचे, सा के नीचे, ला के नीचे, फो के नीचे, टी के नीचे। ये जो डो रे मी फा सोला टी है ना, इसके नीचे एलिमेंट्स को अलाइन करना इन्होंने चालू कर दिया है। तो न्यूलैंड में पहली चीज समझ में आ रही है, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिक ऑफ एटॉमिक मास। और दूसरी चीज देखने को मिल रही है, इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स फाउंड होते हैं उसका यूज किया है। और कहीं ना कहीं यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि यहां पर इसका नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों है, क्योंकि म्यूजिक के ऑक्टेव्स का इसमें यूज है, इसीलिए बन जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो चलिए बात करते हैं एक मेन चीज की, ये क्या बता रहे हैं अपने इसमें, और उससे क्लियर हो जाएगा कि म्यूजिक के ऑक्टेव्स का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो ये बताते हैं, जो सबसे मेजर थिंग होती है न्यूलैंड के अपने खुद के लॉ में, ये बोलते हैं हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी शो करेगा पहले वाले जैसी। नहीं समझे? चलिए काउंटिंग करते हैं, एलिमेंट्स को काउंट करिए उधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या है, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होने वाली है फर्स्ट वाले जैसी। यानी कि जैसे पहले की प्रॉपर्टी थी ना, जैसे ही आप 8th वाले एलिमेंट के पास पहुंचेंगे उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी फर्स्ट वाली जैसी। तो जो न्यूलैंड ने तीसरी चीज और मेन चीज बोली उनके अटेम्प्ट में क्लासिफिकेशन को लेके, वो ये है कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी न्यूलैंड की टेबल में सिमिलर होने वाली है फर्स्ट वाले से। अब यहां पर ये चीज भी क्लियर हो गई है, लेकिन अब मैं बताता हूं म्यूजिक के ऑक्टेव्स आप जो जानना चाह रहे हैं, क्यों यूज किया म्यूजिक को केमिस्ट्री में, क्यों यूज किया। चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए क्या हो रहा है, डो रे मी फा सो ला टी, कितने सुर है, 7 सुर है। और आपको पता होगा सारे गामा में भी 7 ही होते हैं, और डो रे मी फा सो ला टी में भी 7 ही होते हैं। ठीक है, तो सो ला टी, टी के बाद आप वापस से गाएंगे तो क्या गाएंगे, फिर से कहां से चालू करेंगे, टी के बाद फिर से चालू करेंगे डो से। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि क्या हो रहा है, जब सातों सुर खत्म हो गए,
सातों सुर के बाद में अगर आठवां आपको गाना है तो आप फिर से पहले वाले पे आ जाएंगे। और इसीलिए तो म्यूजिक के ऑक्टेव्स का यूज करा, क्योंकि 7 सुर गाने के बाद आठवां वाला जो होता है वो पहले वाला ही होता है। और इनके टेबल में, इनके अरेंजमेंट में भी तो यही चीज थी कि हर एक एलिमेंट प्रॉपर्टी शो करने वाला है फर्स्ट वाले जैसी। तो यहां से समराइज करते हैं न्यूलैंड की लॉ को। क्या करा, एटॉमिक मास के बेसिक पे अरेंज करा है, और दूसरी चीज म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स फाउंड होते हैं उनका यूज किया, और तीसरी चीज ये बोली है कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होने वाली है फर्स्ट वाले से। तो ये था अटेम्प्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं इनकी थ्योरी पास होने वाली है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। तो बात कर रहे हैं लिमिटेशंस की न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। तो यहां पर जो हमें पहला लिमिटेशन देखने को मिलने वाला है वो ये है कि जो हर एक एलिमेंट है हमें ये पता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से सिमिलर होगी। भूले तो नहीं है ना, क्या बताया था मैंने, क्या बताया है मैंने आपको कि हर एक वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से सेम होगी। बट यहां पर जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, ड्रॉबैक्स की बात करते हैं न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, तो पहला लिमिटेशन यही आता है, कैल्शियम के बाद में हर एक एलिमेंट पॉजेस नहीं करता है प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले जैसी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि कैल्शियम के बाद में क्या हो रहा है, कैल्शियम तक तो ये चीज चल रही है कि जो हर एक एलिमेंट है ना वो फर्स्ट वाले जैसा प्रॉपर्टी में एकदम सिमिलर है। बट ये जादू खत्म हो जाता है कैल्शियम के बाद में। तो जो पहला लिमिटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में वो ये है कि कैल्शियम के बाद में हर एक एलिमेंट शो नहीं करने वाला है प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले जैसी। तो पहला लिमिटेशन यहां से क्लियर है। अब दूसरा क्या होता है, न्यूलैंड ने एक गलती कर दी थी। उन्होंने कोबाल्ट और निकल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इनको साथ में रख दिया। अब आप बोलेंगे सर साथ में रख दिया तो गड़बड़ क्या होगी। कोबाल्ट और निकल एक दूसरे से बहुत अपोजिट नेचर रखते हैं। इन लोगों को उन्होंने क्या किया, साथ में रख दिया। तो ये चीज थोड़ी सी वैसी हो गई है। आप 11th क्लास वाले स्टूडेंट है, अगर आपके साथ में मैं 7th क्लास वाला स्टूडेंट बिठा दूं तो आप क्या बोलेंगे। अब आप मन में बोल रहे हैं सर इसको 7th का है तो 7th में बिठाइए, हमने मेहनत करी है, 8th 9th 10th बहुत मेहनत से पास हुए, जब जाके 11th में आए, ये ऐसे कैसे बैठ गया सर, इसको निकालो 7th में भेजो। ठीक है, तो वही वाली चीज यहाँ पर है। क्या है कि आप लोगों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो आप समझ सकते हैं सर 11th में क्लास में 7th का बच्चा क्या कर रहा है, निकाल देते हैं ऐसे। तो वैसा ही यहाँ पर इन्होंने टेबल में क्या किया, कोबाल्ट और निकल जैसे एलिमेंट को साथ में रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अपोजिट है, और जिनकी सेम सेम प्रॉपर्टीज थी उनको दूर दूर रख दिया। तो ये दूसरा लिमिटेशन इनका देखने को हमें मिल जाता है। और बात करें हम लास्ट वाले की, तो ये थोड़े से क्या हुआ, ये सिर्फ अपनी थिंकिंग में ले गए, यानी कि कहावत यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये कुएं के मेंढक की सोच वाली थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पर चीज कर दी थी। क्योंकि इन्हें लगा नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही होते हैं और इसके बाद में एलिमेंट्स आगे फ्यूचर में आने ही नहीं वाले हैं। बट ऐसा हुआ क्या, क्योंकि इस चैप्टर के शुरुआत में मैं बता चुका हूं 118 एलिमेंट्स होते हैं, और इन्हें क्या लगा इस नेचर में 56 एलिमेंट्स होते हैं, 56 ही रहेंगे, 56 के बाद आगे फ्यूचर में नहीं आने वाले हैं। तो ये भी बन गया लिमिटेशन, क्योंकि इतना तो अब आप भी जानते हैं 56 से ज्यादा एलिमेंट्स आज डिस्कवर हो चुके हैं। तो फटाफट से समराइज करते हैं न्यूलैंड की लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिमिटेशन को। पहला लिमिटेशन कि कैल्शियम के बाद में हर एक एलिमेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करता है फर्स्ट वाले जैसी। और दूसरा लिमिटेशन कोबाल्ट और निकल जिनका नेचर एक दूसरे से बहुत अपोजिट है, उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को साथ में रख दिया। और तीसरा और लास्ट लिमिटेशन जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि उन्हें लगा क्या है सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूचर में और भी एलिमेंट ज्यादा नहीं आने वाले हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, और भी ज्यादा एलिमेंट्स आए और उनकी जो क्लासिफिकेशन की टेबल थी वो थोड़ी सी ब्रेक हो गई। तो यहाँ पर जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो क्लियर हो चुका है, और साथ ही साथ हमने लिमिटेशंस भी समझ लिए हैं। और अब इस चैप्टर के बहुत मेजर टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले अगले अटेम्प्ट की क्लासिफिकेशन को लेके, तो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पूरा ध्यान यहां पर रखना है। और चैप्टर में हम 35% तक की जंप लगा देंगे,
यानी कि 35% चैप्टर कवर होने वाला है इसमें अभी यहाँ पर इस अटेम्प्ट के बाद। तो अब हम वेलकम करने वाले हैं दिमित्री मेंडेलीव का, जो कि हमें अगले परफॉर्मर है हमारे और क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। और इनका वेलकम इसलिए करा रहे हैं कि जब आप ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि ये वेलकम का हक रखते हैं, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भुलाया नहीं जा सकता। यानी कि जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन चल रहा था ना, वो उसको एक अलग मोड़ दिया था मेंडलीव की क्लासिफिकेशन ने, उसको एक अलग पहचान दी थी मेंडलीव के एक्सपेरिमेंट ने। तो बात कर रहे हैं मेंडलीव के अटेम्प्ट की क्लासिफिकेशन को लेके। तो इनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीव, और ये क्या करते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। और ये भी एक मेजर चीज ध्यान में रख रहे हैं, वो ये है कि ये भी क्लासिफिकेशन करेंगे एटॉमिक मास के बेसिक पर। तो मेंडलीव क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एटॉमिक मास के बेसिक पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि छोटा वाला, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, और फिर सबसे हैवी वाला। तो यही क्लासिफिकेशन हमने सबके इसमें भी देखा और यही उन्होंने यहाँ पर भी रखा। अब आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या है, इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज करी। इन्होंने क्या करा, सिर्फ एटॉमिक मास पे नहीं, इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया। बोलिए मेरे साथ, क्या बोल रहा हूं मैं, इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान दिया और केमिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान दिया। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया, और केमिकल प्रॉपर्टीज में कहां पर फोकस किया एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान दिया हाइड्राइड्स पर, ऑक्साइड्स पर। अब क्वेश्चन आएगा सर केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान दिया हाइड्राइड्स पर, ऑक्साइड्स पर, लेकिन हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना ले वो होता है हाइड्राइड, और जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना ले वो होता है ऑक्साइड। तो चीज क्लियर है, केमिकल प्रॉपर्टी पे इनका ध्यान था मेनली हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की तरफ। हाइड्राइड इज नथिंग, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया वो हो गया हाइड्राइड, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया वो हो गया ऑक्साइड। और वो इस पर इसलिए इतना ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बड़े मिलनसार है। कैसे हैं दोनों नेचर में, बड़े मिलनसार है, हर किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या है, सारे एलिमेंट्स हाइड्राइड्स ऑक्साइड जरूर बनाते हैं। जो मैक्सिमम एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इसीलिए यहां पर मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन पर ध्यान दिया। तो क्या चीज क्लियर हुई इस पॉइंट से, यहां पर उन्होंने अरेंजमेंट किया एटॉमिक मास के बेसिक पर, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को नजर में रखा, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा नजर रखी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स पर, जो कि अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब क्या होता है, मेंडलीव यहां पर अपनी पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन के लिए 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 8 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल समझते हैं, वर्टिकल होता है ऐसा सीधा, ऐसा सीधा सीधा जो रो होगा उसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। क्या बोलने वाले हैं, ऐसा जो सीधा रो होता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। और ये पूरे कितने हैं, 8, और इन्हीं वर्टिकल कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो क्या किया मेंडलीव ने यहाँ पर, 8 ग्रुप्स बनाए, और ग्रुप कुछ भी नहीं है, वर्टिकल कॉलम्स। और यहां पर हमें देखने को मिलती है 6 हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब ऐसा। तो वर्टिकल कॉलम्स जो ऐसे वाले हैं ये देखने को मिलते हैं पूरे 8, और इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, जो ऐसी ऐसी रो जाएगी स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, ये पूरी 6 देखने को मिलती है। यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमें 8 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे और 6 पीरियड्स देखने को मिलेंगे। पीरियड्स कुछ भी नहीं है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है इन्हें पीरियड्स बोल दिया है, और वर्टिकल जो कॉलम्स है उन्हें ग्रुप्स बोल दिया है। अब आप स्क्रीन पर टेबल की पिक्चर देख पा रहे होंगे, यहां पर काउंट कर लेते हैं हम लोग, ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी स्ट्रेट जो ग्रुप्स है ये पूरे 8 है। अब चलिए पीरियड्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पीरियड्स कितने देखने को मिल रहे हैं, 6। तो ये चीज हमें क्लियर होती है, इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए 8 ग्रुप्स बनाए और 6 पीरियड्स बनाए। अब इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, मेंडलीव ने अपना बहुत दिमाग लगाया। अब आप जानना चाहेंगे सर इन्होंने क्या दिमाग लगाया,
इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दी। क्या बोल रहा हूं मैं बच्चा लोग? इन्होंने क्या करा है, अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ दी। अब वो खाली जगह क्यों छोड़ी है? ऐसे ही थोड़ी टेबल खूबसूरत दिखे, कुछ खाली खाली रहेगा, भरा भरा बड़ा अजीब लगेगा। नहीं, ऐसा इसलिए बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। खाली इसलिए खोल दी, ये थोड़े से विजनरी थे, ये थोड़ा सा आगे की सोच रख पा रहे थे। अब आगे की सोच ये कैसे रख पा रहे थे? इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, आगे मैं जगह छोड़ रहा हूं, आगे और एलिमेंट आएंगे। यानी कि दिमाग लगा चुके थे कि यहां पर और भी एलिमेंट्स आगे देखने को मिल सकते हैं। ये कुएं के मेंढक बन के नहीं रहे। इनका कहना था कि जितने एलिमेंट्स अभी देखने को मिल रहे हैं, बाद में और एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे तो उनको कहां रखेंगे। इसीलिए ये अपना दिमाग लगाते हैं और आगे चल के जो एलिमेंट्स आ जाए उनको प्लेस हम कर सके, इसीलिए ये वहां पर कुछ गैप छोड़ देते हैं। तो एक और चीज, जो एक और पॉइंट हमें यहां पर क्लियर हो रहा है, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ी आने वाले एलिमेंट्स के लिए। अब इतना ही नहीं, इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी दिखा दी। उन्होंने नाम रखा, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन। अब आप बोलेंगे सर ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन तो समझ में आता है, एलिमेंट है जो स्टेबल में है। ये एका क्या है? आप संस्कृत यूज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर जो एका वर्ड है ये संस्कृत से डिराइव है। अब इन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम रख दिया और उससे रख दिया एल्यूमिनियम, तो जबकि पहले से ही एका एल्यूमिनियम क्या है, उन्होंने जो एलिमेंट्स आने वाले हैं प्रिडिक्ट किया कि जो एलिमेंट आगे चल के मिलेगा ना, वो एल्यूमिनियम से कहीं ना कहीं कंपैरिजन में होगा, इसलिए उसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम। और एक एलिमेंट जो बाद में मिलेगा उसकी देखना प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी, तो उसकी जगह जो खाली छोड़ी थी वहां लिख दिया एका सिलिकॉन। और बाद में ऐसा होता भी है, यानी कि जो एका एल्यूमिनियम उन्होंने रखा है, उन्होंने मास भी बताया इतना इतना होगा, ये ऐसे हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा, ऐसे ऑक्साइड्स करेगा। बाद में एका एल्यूमिनियम की जगह एक एलिमेंट मिलता है, जो उन्होंने जगह छोड़ी थी एका एल्यूमिनियम जहां रखा था वहां पर हम आज प्लेस करते हैं जर्मेनियम, और जर्मेनियम वहां आया। और जैसी उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी जो एका एल्यूमिनियम की होगी, वैसी ही जर्मेनियम की हुई। अब आप बोलेंगे सर हम एग्जाम में तुक्का लगाते हैं, हमारा सही नहीं जाता, इनका सही चला गया। वैसे बात सही बोल रहे हैं, आपको भी गलत नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि सही चला गया। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है प्रिडिक्ट कर पाना कि आगे एक और एलिमेंट आएगा। चलिए ये तो ठीक है, फिर भी बता दिया कि एलिमेंट आएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसे सिमिलियर होगी, इसलिए उसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम। और कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से सिमिलियर लिख ली, जो कि बाद में बना जर्मेनियम। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो रही है। तो यहां से जो पॉइंट मिल रहा है क्या है, कुछ गैप्स उन्होंने खाली छोड़ दी आगे जो एलिमेंट्स मिलने वाले उनके लिए, और उन्होंने उनको नाम दिया एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, और प्रिडिक्ट की कि जो एलिमेंट्स आगे मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। अब एक और चीज क्या करते हैं, जो नोबल गैसेस है ना, उनके लिए साइड वाला कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ दिया। यानी कि नोबल गैसेस को जब बाद में मिली तो मेंडलीव की टेबल को बिना डिस्टर्ब किए, बिना छेड़े, बिना कुछ भी करे हम वहां पर नोबल गैसेस को प्लेस कर सकते थे। तो ये दिक्कत भी हमें देखने को नहीं मिली। अब बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, इनको हम समराइज करके देख लेते क्या क्या है। तो अगर समराइज करके यहां पर हम देखते तो क्या है, जो पहला पॉइंट है, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिक पे अरेंज किया। दूसरी चीज इन्होंने ध्यान दिया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा ध्यान था इनका हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन पर। और एक और चीज जो हमको देखने को मिली, इन्होंने खाली जगह छोड़ दी ताकि आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको वहां पर रख दिया जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई कि ये का एल्यूमिनियम नाम दिया कि ये उसके जैसा होगा, और बाद में वैसा ही हुआ। उनकी प्रॉपर्टी लगभग लगभग जैसी उन्होंने बताई थी वैसी ही निकली। इन्होंने एक कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ दिया, यानी कि नोबल गैसेस को हम वहां पर प्लेस कर सकते थे बिना डिस्टर्ब किए। तो इतना देख चुके थे। अब एक और मजेदार चीज आपको पता चलेगी, मेंडलीव की एक गलती ये हो रही थी, इन्होंने जो 8 ग्रुप्स बनाए, 6 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स बनाए, इसमें उनका पहला मोटो ये था कि जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक मास के बेसिक पे होगा। किसके बेसिक पे? एटॉमिक मास के बेसिक पर। एटॉमिक मास को की मान चुके थे एटम्स को क्लासिफाई करने के लिए। एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो मेंडलीव अपनी तरफ से लेके आ रहे थे अपनी बातों में, अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने मॉडल में, अपने अटेम्प्ट में, वो ये थी एटॉमिक मास जरूरी है भैया।
क्या जरूरी है? एटॉमिक मास। और यही कहते कहते वो एक लॉ दे गए जिसको बोला जाता है पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या है समझिएगा, एटॉमिक मास से रिलेटेड है और बहुत जल्दी आप कैच कर लेंगे। तो स्क्रीन पर आपको अभी पीरियोडिक लॉ दिख रहा होगा। जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, यानी कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, अब एकदम पिच होने वाला है, स्टिक होने वाला है माइंड से। जो एक एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो किस पर डिपेंड है? टोटली एटॉमिक मास पर डिपेंड है। बोलो मेरे साथ, क्या बोल रहा हूं मैं? पीरियोडिक लॉ में एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड है? उसके एटॉमिक मास पर। और यही क्या बना? पीरियोडिक लॉ बना। और जिस पीरियोडिक लॉ में हमने क्या बोला है, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। अब आप बोलेंगे सर ये बात बिल्कुल जमी नहीं, डॉबराइनर भी यही करा था, एटॉमिक मास के बेसिक पे अरेंजमेंट। न्यूलैंड ने भी यही किया था, एटॉमिक मास के बेसिक पे अरेंजमेंट। तो इन्होंने भी किया, तो इन्होंने क्या नया किया? एटॉमिक मास वाली चीज तो ठीक है, बाकी चीजें जो की वो हटके थी, लेकिन एटॉमिक मास तो उनके जैसा ही था। देखिए क्या हुआ, सब लोग एटॉमिक मास यूज कर रहे थे, किसी ने लॉ नहीं बनाया, किसी ने जरूरी नहीं बोला ये बहुत मस्त है, ये बोल गए इसलिए इनका लॉ बन गया, जिसे हम बोल रहे हैं पीरियोडिक लॉ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पीरियोडिक लॉ यहां से समझ में आ गया होगा। तो यहां से क्या समझ आया? पीरियोडिक लॉ क्लियर हो चुका है। अब एक और चीज जो हमें लास्टली इनकी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलती है वो ये है, इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप में जब जमाया तो एक ग्रुप में सारे वो एलिमेंट्स रखे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। इस बात को कैच करिएगा क्योंकि एक लिमिटेशन यहीं से आने वाला है। मेंडलीव ने क्या किया, जो दिमित्री मेंडलीव है, उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास पे और उनकी प्रॉपर्टीज के। यानी कि जो ग्रुप है, जो वर्टिकल कॉलम्स है, जो कि इस टेबल में कितने देखने को मिलने वाले हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पूरे 8। तो ये जो पूरे 8 ग्रुप देखने को मिलने वाले हैं ना, हर ग्रुप में सेम सेम वाले रखे। ऐसा होता है ना, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, सब एकदम सेम सेम बच्चे। तो वैसे ही जो ग्रुप है उसमें क्या है, सेम सेम एलिमेंट है। हर ग्रुप में जो एलिमेंट होगा एकदम स्ट्रेट रो में, उसकी प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर है। तो ये चीज हमें यहां से क्लियर हो गई है। तो मेंडलीव के जो अटेम्प्ट थे वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। क्या करा है? एटॉमिक मास के बेसिक पे अरेंजमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस, और उस पे मेन फोकस हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स पर। गैप्स को खाली छोड़ा नए एलिमेंट्स के लिए, और नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट किया, और आखिरी का एक ग्रुप छोड़ दिया ताकि नोबल गैसेस इजीली वहां पर आ सके। और बात को समझते हुए एक पीरियोडिक लॉ दिया जो कि कहता है प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की है वो डिपेंडेंट होती है एटॉमिक मास पर। और 8 ग्रुप बनाए और 6 पीरियड्स बनाए, और सभी को एलिमेंट्स को ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी के बेसिक पे अरेंज किया। तो मेंडलीव के सारे पॉइंट्स अब तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आप बोलेंगे सर बोर भी हो गए, बार बार आप वही बता रहे हैं। देखिए क्या है, कुछ एडवांस बच्चे एक बार में कैच कर गए, बहुत बढ़िया बात है। कुछ बेसिक बच्चे हैं, उन्हें 2-3 बार टाइम लगता है। तो मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है बंकिस्तान से हर बच्चा सीख के जाए। तो क्या हो रहा है, आपको बाद में रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। जो रिवाइंड रिकैप रिवीजन है हाथों हाथ आपका इसी वीडियो लेक्चर में हो रहा है। तो क्या हुआ, यहां से मेंडलीव क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं मेंडलीव की लिमिटेशन की। लिमिटेशन इनकी पीरियोडिक टेबल में भी है। तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो कि है लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के लिमिटेशंस क्या थे? तो जो फर्स्ट लिमिटेशन यहां पर हमको देखने को मिलता है वो ये है कि हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दे पाए। अब क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हैलोजन वाली प्रॉपर्टी भी रखता है, एल्कली मेटल्स जैसी भी रखता है। तो हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दे पा रहे थे। अब हाइड्रोजन को स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दे पा रहे थे, कौन से ग्रुप में रखे इन्हें पता नहीं चल रहा था आठों ग्रुप में से, तो ये लिमिटेशन बन जाता है। तो मेंडलीव का जो फर्स्ट लिमिटेशन हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दे पाए, क्योंकि उसका जो नेचर है बड़ा रंगीन है, बड़ा रंगीन है। ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझिए, चैप्टर के एंड तक बिल्कुल समझेंगे कि इसको कौन सी पोजीशन पर रखना है। अब बात करते हैं लिमिटेशन नंबर 2 की। लिमिटेशन नंबर 2 क्या है, कई बार ये अपने ही प्रॉमिस तोड़ गए। अब आप बोलेंगे सर अपने प्रॉमिस कैसे तोड़ गए? अपने प्रॉमिस ऐसे तोड़ गए, इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक मास जरूरी है, एटॉमिक मास के बेसिक पे अरेंज किया, बट कहीं कहीं इन्होंने ये रूल को तोड़ दिया।
वो कैसे थोड़ा समझिए। पहले क्या रूल होता है, एटॉमिक मास के बेसिक पे करना है, पहले जिसका कम मास, फिर थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। इन्होंने कई बार क्या करा, सबसे ज्यादा वाले को पहले रख दिया, छोटे वाले को जिसका मास कम है उसको बाद में रखा। यानी कि जो एटॉमिक मास लाइन वाइज चल रहा था, पहले 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, कई जगह क्या करा, उसको 6 को पहले रख दिया, 4 kg को बाद में रखा, तो एटॉमिक मास को ब्रेक करा। अब आप बोलेंगे सर इन्होंने ऐसा किया क्यों, इन्हें मजा आ रहा था अपना अलाइनमेंट बिगाड़ने में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंडलीव की लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, वो है नंबर 2 वाला, और उसमें क्या किया है उन्होंने, एटॉमिक मास का जो ऑर्डर है, कई बार उन्होंने हैवियर एलिमेंट्स को, भारी एलिमेंट्स को पहले रख दिया हल्के वालों से। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अरेंजमेंट कर रहे थे प्रॉपर्टी के बेसिक पर। तो कई बार एक रूल को अपनाने के लिए एक रूल को तोड़ना पड़ा। किस रूल को अपना रहे थे कि मैं अरेंजमेंट करूंगा ग्रुप में प्रॉपर्टी के बेसिक पर, सेम सेम प्रॉपर्टी वाले सेम जगह आने चाहिए। तो उस रूल को ओबे करने के लिए, उस रूल को मानने के लिए कई बार ये रूल टूटा कि उन्होंने भारी वाले को पहले रख दिया लाइटर वाले से। तो ये चीज भी हमें समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं लिमिटेशन नंबर 3, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाए। आइसोटॉप्स चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस कर चुके। याद नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से समझ लेंगे, है ना, क्योंकि बंकिस्तान में चीजों का सॉल्यूशन हैंड टू हैंड होता है। तो क्या होता है, देखिए आइसोटॉप्स क्या है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है, लेकिन एक जगह उसका मास 35 और एक जगह उसका मास 37, ऐसे दो फॉर्म्स में मिलते हैं। तो क्या है आइसोटॉप्स, पहले समझिए इस लिमिटेशन को समझने से पहले। आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, लेकिन वो अलग अलग जगह जब मिलते हैं तो उनका एटॉमिक मास अलग होता है। क्लोरीन एक जगह हमें 35 के मास में मिलता है, तो एक जगह 37 के मास में मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई हमें यहां से। क्या है, आइसोटॉप्स ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट। तो अब हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आइसोटॉप समझ चुके हो ना। क्लोरीन वाला केस याद रखना, एक 35 वाला, एक 37 वाला। तो हम मैंडलीव को सिर्फ इतनी सी बात बोल रहे हैं कि अब आपने बोला एटॉमिक मास जरूरी है अगर क्लासिफिकेशन करना है, तो नेचर में दो क्लोरीन देखने को मिलते हैं, एक जिसका मास 35, एक जिसका मास 37। तो दोनों को अलग अलग रख दीजिए, एक जगह 35 वाला, दूसरी जगह 37 वाला। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक को ही रखा। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, ये ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट देखने को मिल रहा है, आइसोटॉप्स जो है उनको जगह नहीं दे पाए। जिसके 2 से 4 एटॉमिक मास होते हैं उनको जगह नहीं दे पाए, उन्हें अलग अलग अरेंज नहीं करा, तो ये उनके लिए लिमिटेशन बन जाता है। तो तीसरा लिमिटेशन जो मैंडलीव का हमें देखने को मिलता है वो ये है कि ये आइसोटॉप्स को अपनी टेबल में जगह नहीं दे पाए। एग्जाम्पल है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। और अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो एक और ले लीजिए, हाइड्रोजन भी मिलता है, सबका एटॉमिक नंबर 1 बट मास किसी का 1 2 3, ठीक है, क्या है 1 वाले मास में भी आता है, 2 वाले में भी आता है, 3 वाले में भी आता है। तो इन तीनों को भी रखना पड़ेगा अलग अलग, और दोनों क्लोरीन को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलते हैं एटॉमिक मास के बेसिक पर अरेंजमेंट किया है। तो हम सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं, इन सबका एटॉमिक मास अलग है, इनको भी अलग अलग जगह दीजिए, 3 हाइड्रोजन जमा दीजिए और 2 क्लोरीन जमा दीजिए 35 और 37 वाले। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब लास्ट लिमिटेशन आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाए। फटाफट से समराइज करते क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जो फर्स्ट लिमिटेशन हमें देखने को यहां पर मिल रहा था, इन्होंने हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दी। दूसरा लिमिटेशन, कई बार इन्होंने प्रॉपर्टीज के बेसिक पे अरेंज करने में एटॉमिक मास के रूल को तोड़ा और कई बार भारी एलिमेंट को पहले रख दिया हल्के वालों से। तीसरा ये था कि आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाए। तो यहां से मैंडलीव की जो टेबल थी, जो अटेम्प्ट था, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और इसके बाद में हमें ये चीज भी क्लियर हो गई कि इनके लिमिटेशंस क्या क्या थे। लेकिन अब क्या होता है, मैंडलीव का जो चैप्टर है
यानी कि मेंडलीव वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से ओवर होता है। अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हमें देखने को मिलने वाला होता है वो है हेनरी मॉसले का अटेम्प्ट, और इसको अब हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बहुत सी चीजें इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या क्या बच रहा है, हेनरी मॉसले का अटेम्प्ट देखेंगे जो कि बिल्कुल फाइनल होगा और हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि जिस टेबल का था आपको इंतजार वो घड़ी आने वाली है अगले वीडियो लेक्चर में। और उसके बाद ये तो हो गया, ये तो 10th में भी आपने पढ़ा है। इसके बाद में ऐसी ऐसी चीजें आने वाली है ना, वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, और भी बहुत सारी चीजें और सरप्राइजेस और मस्ती छुपी है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यानी कि इस चैप्टर को अभी यहाँ पर हम यही पॉज करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान रखिए कि आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज ही बन जाइए पाकिस्तान फैमिली का हिस्सा।